अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। कराची के साइट एरिया में वाक़ फैक्ट्री की छत गिरने से एक मजदूर जाँ बहक और 4 शदीद जख्मी हो गए हैं। छत के नीचे मजीद अफराद दबे होने की इत्तलात मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे फैजान जलीस से। फैजान जलीस, बताइएगा कैसे पेश आया ये वाकया और रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। साइड एरिया का इलाका है जहां पर ये स्टील फैक्ट्री है। छत गिरने का वाकया पेश आया है। छत गिरने के नतीजे में फैक्ट्री के अंदर एक कमरा था जहां पर मजदूर जो है वो आराम कर रहे थे। जब छत गिरी तो एक मजदूर जाँ बहक हुआ और 9 जो है वो जख्मी हुए। जख्मियों को जो है वो रेस्क्यू एम्बुलेंस के जरिए जो है वो सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। जबकि इत्तला मिलने के बाद छीपा और ईजी की एम्बुलेंस जो है वो मौके पर पहुंची है। पुलिस और रेंजर्स की भी भारी नफरी जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है। जबकि जो जाँ बहक होने वाला शख्स है उसकी भी लाश को और जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जब छत गिरी थी उसके बाद जो है वो आतिशबाजी का वाकया भी पेश आया था। जबकि हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त बाबर के नाम से बताई गई है। जख्मियों में खालिद, सिद्दीक, खुदाबख्श, बशीर, मीर गाजी, हसन और जो है वो राजा शामिल है। इस वक्त भी रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है और पुलिस और रेंजर्स की जफरी भी जो है वो मौके पर मौजूद है। फैजान जलीस, बहुत शुक्रिया। मजीद अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे। इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल पिम्स में नौमौलूद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। मजीद जानते हैं आई न्यूज की नुमाइंदा आयशा नाज से। जी आयशा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पिम्स अस्पताल में कोरोना का शिकार 7 दिन का बच्चा जो है वो इस वक्त ऑक्सीजन पर मौजूद है। बच्चे को पैदाइश के वक्त माँ से कोरोना हुआ। माँ पहले ही कोरोना पेशेंट थी, तो उसी दौरान बच्चे की पैदाइश हुई तो उसके अंदर भी कोरोना के जो वायरस था वो पाया गया और माँ की हालत अब बेहतर है और वो अस्पताल में दाखिल नहीं है, लेकिन बच्चा जो है वो अभी भी ऑक्सीजन पर मौजूद है। पिम्स में इस वक्त 123 कोरोना मरीज ऑक्सीजन पर मौजूद हैं। कोरोना के 50 मरीज इस वक्त पिम्स की इमरजेंसी में जेरे इलाज हैं। गुज़िश्ता रोज ही इस्लामाबाद में 9 मौलूद बच्चे समेत 10 साल तक के बच्चे 43 बच्चों में कोरोना वायरस जो है वो तेजी से फैल रहा है। तो इंतजामिया की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि वो बच्चों पे भी खास तौर पे तवज्जो है, क्योंकि पहले तो ये बड़ों में ही फैल रहा था, लेकिन अब जो है ये बच्चों में भी तेजी से फैलना शुरू हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया आयशा नाज। सरसब्ज पाकिस्तान शजरकारी मुहिम का सिलसिले में भलवाल में 300 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मजीद तफसील जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद सागर की इस रिपोर्ट में। दरअसल फजाई आलूदगी के खात्मे और माहौलियाती तगय्युरात से बचाव का सबसे बड़ा मौसर जरिया है। सरसब्ज पाकिस्तान शजरकारी मुहिम के सिलसिला में भलवाल वेलफेयर सोसाइटी के जेर एहतमाम सुलेमानपुरा मिनी स्टेडियम में शजरकारी का एहतमाम किया गया। सोसाइटी के रूह रवान डॉक्टर जाहिद इकबाल गौरी की दावत पर कसीर तादाद में शहरियों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया और पौधे लगाए। इस मौका पर शहरियों का कहना था कि हर शहरी को अपने हिस्से का कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। जो दरख्त होते हैं ये माँ की तरह ठंडी छांव देते हैं और बाप की तरह ये साया देते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इनकी हिफाजत करें। दरख्त जो है ये जमीन का जेवर है और इनकी वजह से ये माहौल का हुस्न है। आज हम स्टेडियम के अंदर शजरकारी कर रहे हैं और यहाँ पर कमो बेश 300 के करीब पौधे लगाए जाएंगे। बिलाशुबा अगर पौधे लगाने के साथ साथ इनकी निगहदाश्त पर भी तवज्जो दी जाए तो बढ़ती हुई फजाई आलूदगी के असरात से बचा जा सकता है। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से मुल्क को सरसब्ज बनाने की काविशें रंग ला रही हैं। जेलों में बजवाला के मकाम पर मार्च 2019 में जो पौधे लगाए गए थे वो आज घने जंगल की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। यहाँ महकमा जंगलात ने 1544 केनाल रकबे पर 26,000 पौधे लगाए थे। अब यहाँ क्या मंजर है, इसी सूरत हाल का जायजा लिया है हमारे जेलों के नुमाइंदे शहबाज भट्ट ने। मजीद उन्हीं से जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बजवाला जंगल में मौजूद हूँ। 2 साल पहले यहाँ 62 अफराद ने कब्जे करके फार्म हाउसेस, भैंसों के बाड़े और फसलें काश कर रखी थी। हुकूमती हिदायत के मुताबिक महकमा जंगलात ने जिले इंतजामिया के साथ मिलकर यहाँ से राजी वागजार करवाई और फिर 21 मार्च 2019 को जंगलात के आलमी दिन के मौका पर एक बड़ी तकरीब का इनकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर फवाद चौधरी थे। उसमें सरकारी अफसरान, सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के उस्ताद और तलबा तलबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। यहाँ पे प्लांटेशन हुई और फिर
اب یہ میرے پیچھے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں تو یہ پودے جو 2 سال پہلے لگائے گئے تھے یہ قداور درختوں کی شکل جو اختیار کر چکے ہیں. ایک گھنا جنگل جو ہے بجوالا میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے. ہر طرف ہریالی ہے, سرسبز و شاداب درخت ہیں. ہمارے ساتھ یہاں کے باسی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. محکمہ جنگلات نے اور ضلع انتظامیہ نے مل کے جو ہے اس کو واگزار کروایا اور اس پہ دیکھیں 2 سال پہلے پودے لگائے تھے جو اب بہت گھنا جنگل بن گیا ہے. اب یہ درخت تناور درخت بن گئے ہیں. پی ٹی آئی اور محکمہ جنگلات انتظامیہ نے ساری زمین واگزار کروائی ہے اور ابھی دیکھیں یہ گھنا جنگل ہے, سبز و شاداب, یہ ساری جی بالکل سرسبز و شاداب علاقہ ہے اور بڑا زبردست ایٹماسفیئر ہے. ہمارے ساتھ اور بھی باسی موجود ہے. بتائیے گا جی, قبضے تو واگزار ہو گئے, درخت بھی لگے اور اب یہاں پہ ماشاءاللہ خوبصورت جنگل ہے, ہر طرف ہریالی ہے, کیا کہتے ہیں؟ کافی ماحول اچھا بن گیا ہے. پہلے تو کافی جنگل تھا, ادھر کافی قبضے تھے, ابھی تو کافی بہتر ہو گیا ہے. اس کو میں نے کافی اچھا کام کیا ہے. جی بالکل, یہ گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے, محکمہ جنگلات کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے نہ صرف یہ قبضہ واگزار کروایا بلکہ یہاں پہ پلانٹیشن ہوئی. تو اس تمام جو اقدام ہے اس کے روح رواں یہاں کے ڈویژنل فارسٹ آفیسر سدھیر احمد مغل ہیں جن کی نگرانی میں قبضے واگزار ہوئے, پھر ایک تقریب ہوئی اور پھر پلانٹیشن ہوئی یہاں پہ, اور اب ہر طرف ہمیں گھنا جنگل دکھائی دے رہا ہے. سدھیر احمد مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے گا, پہلے تو قبضے واگزار کروائے, کتنی مشکلات درپیش آئیں؟ وزیر اعظم پاکستان کا جو ویژن ہے کہ ہم نے جنگلات کی زمینوں پر سے قبضے ختم کر کے جنگلات اگانے ہیں, بجوالا جنگل اسی کی ایک کڑی ہے. اس پہ ہم نے 193 ایکڑ قبضہ مختلف لوگوں سے ریٹریو کرایا. اس کے بعد ایک ہی دن میں ہم نے 35 ایکڑ کے اوپر 26,000 درخت لگائے جو الحمدللہ 2019 میں لگائے گئے تھے, اور آج ٹھیک 2 سالوں بعد 8 فٹ سے لے کے 16 فٹ تک ان کی گروتھ ہے اور الحمدللہ یہ اچھی گروتھ کر رہے ہیں. 26,000 پودے جو ایک ریکارڈ ہے پاکستان کی تاریخ کا, یہاں پہ ایک دن میں لگائے گئے تھے, اور اب وہ 26,000 پودے جو ہے ایک گھنے جنگل. جی ہاں, جیلم کے بجوالا جنگل کی اراضی وفاقی وزیر فواز چودھری کے حکم پر واگزار کروائی گئی تھی اور یہاں پر جنگل اگانے کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا. مزید انہی سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ فواز چودھری صاحب وقت دینے کے لیے آج نیوز کو. یہ بتائے گا کہ بجوالا میں تو پودے لگانے کا تجربہ کامیاب ہو گیا, اب مزید کون کون سے ایسے مقامات ہیں جہاں آپ جنگل اگانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, السلام علیکم. یہ سب سے پہلے تو یہ جو بجوالا ہمارا ایک گاؤں ہے, چھوٹا سا بڑا خوبصورت گاؤں ہے. اس میں یہ پہلے جب پہلی آئی حکومت نئی پرائم منسٹر صاحب نے جب عہد لیا تھا تو اس کے بعد جو ایک ڈرائیو چلائی گئی تھی قبضے سے زمین چھڑانے کی, اس میں یہ زمین جو ہے وہ واگزار ہوئی جو مختلف لوگوں کے قبضے میں تھی, اور یہ جنگل وہاں پہ لگایا گیا جو الحمدللہ آپ کے سامنے بڑا ہرا بھرا ہے. اور اس کی جو سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس میں جو پودوں کے لگانا سے زیادہ ایک اور پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیفٹی, یعنی وہ بڑے ہونے تک ان کی ان کو بچایا کیسے جائے. تو اس کی 95% جو پودے یہاں پہ لگائے گئے وہ الحمدللہ ایک درخت بن گئے ہیں جو ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد 500 ایکڑ جگہ اس کے ساتھ اور جو ہے وہ ہم نے ریٹریو کی ہے. اس میں ہم ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا جو بایو ٹیکنالوجی پارک ہے وہ ہم بنا رہے ہیں, جس میں جو ہربل میڈیسنز کے لیے جو ہربز ہیں وہ اگائی جائیں گی, اور اس کے ساتھ 200 ایکڑ کے اوپر اور جگہ ہے جو ہم اس میں جنگل لگا رہے ہیں. تو یہ پورا علاقہ جو ہے آپ سمجھیے کہ اس میں ایک پریسیژن ایگریکلچر کا ایک شاہکار یہ جو ہے یہاں پہ ڈیولپ ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی پاکستان کی, نہ صرف یہ کہ پاکستان کے لیے بلکہ یہ جو دنیا میں TCM ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو ہربل بیسڈ میڈیسن ہے, اس کے لیے یہ بہت ایک بڑی کنٹریبیوشن ہوگی منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی اور گورنمنٹ آف پاکستان. فواز چودھری صاحب, سب سے پہلے تو مبارکباد دیں گے آپ کو جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں, جس طریقے سے یہاں پر جنگل اگانے کی کوشش کی گئی اور آج یہ ہرا بھرا جنگل ہے. یہ جاننے کی کوشش کریں گے جہاں جن لوگوں کا قبضہ تھا یہاں پر کس طریقے سے آپ نے ان کا قبضہ چھڑایا, کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں, اور مزید کون کون سے ایسے علاقے آپ لوگوں کی نظر میں ہیں جہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے اور ان کو ہٹایا جا سکتا ہے. دیکھیے یہ تو مشکلات تو آتی ہیں, اسپیشلی جب بہت انفلوئنشل لوگ جو ہیں وہ قبضے کرتے ہیں. ابھی آپ نے لاہور میں دیکھا کہ جو سٹنگ MNA تھے سیف الملوک کوکر, ان سے پھر جو باقی بے شمار تقریباً گورنمنٹ آف پنجاب نے تقریباً 4 ارب روپے سے زیادہ کی جو زمین ہے وہ تو صرف ابھی انہی چند ہفتوں میں جو ہے ریٹریو کی ہے. اور یہ ساری بڑے بڑے لوگوں کے قبضوں میں ہوتی ہیں, اور بڑا یہ زبردست ہے کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کا بڑا اس میں انٹرسٹ ہے, وہ اس کو بڑا آگے لے کے گئے ہیں. تو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہم انشاءاللہ ایک اسی سلسلے کو جاری رکھیں, اور پرائم منسٹر صاحب کی دلچسپی کی وجہ سے
اور پھر انوائرمنٹ میں ان کی دلچسپی کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے. اچھا فواد چودھری صاحب، یقینی طور پر وزیر اعظم کا ویژن ہے اور پودے لگانے کا جو ملین سونامی پروگرام تھا، اس کے بعد ان کے وزراء بھی ان کے نقش قدم پر ہیں، آپ اس کی ایک بڑی مثال ہیں. یہ ایکٹیویٹی ہم دیگر صوبوں میں نہیں دیکھ رہے، خاص طور پر اگر ہم صوبہ سندھ کی بات کریں، وہاں پر یہ ہیلدی ایکٹیویٹی ہمیں نظر کیوں نہیں آ پا رہی، اور وفاق اس میں کیا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ سندھ کی جو پالیٹکس ہے وہ بڑی پیچھے رہ گئی ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی سیاست سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سندھ میں ابھی جو ووٹ ڈال رہا ہے وہ لنگوسٹک ووٹ چل رہا ہے، لسانی بنیادوں پہ زیادہ تر ووٹ چل رہا ہے. اگر آپ پرفارمنس کے اوپر ووٹ نہیں ڈالیں گے اور لنگوسٹک ووٹ ڈالیں گے یا ایتھنک ووٹ ڈالیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر لوگوں کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا، اور وہاں کی حکومتیں سوچتی ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے یہ ایفرٹس کرنے کی. یہ تو جو پاکستان کے عوام ہیں انہوں نے سوچنا ہے کہ انہیں پرفارمنس اورینٹیڈ ووٹ ڈالنا ہے یا انہوں نے اپنی جو اصلیت ہے اس کی بنیاد پہ ووٹ ڈالنا ہے. تو پنجاب میں خیبر پختونخوا میں جو سیاست ہم آگے بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ پرفارمنس اورینٹیڈ گورنمنٹ چاہتے ہیں اور وہ اس کے اوپر فیصلے کرتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ باقی ملک میں بھی یہ جو چیزیں ہیں اس سے دباؤ ڈیفینیٹلی پڑے گا سندھ گورنمنٹ پہ بھی اور اس طرف وہ آئیں. بہت شکریہ. وفاقی وزیر فواد چودھری ہم سے بات کر رہے تھے. مزید آپ کو بتائیں، وزیر اعظم عمران خان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو خط تحریر کیا ہے، جس میں وزیر اعظم نے سعودی عرب میں 10 ارب اور خطے میں 50 ارب درخت لگانے کے فیصلے کی تعریف کی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے بلین ٹری سونامی پروگرام میں مماثلت ہے. وزیر اعظم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ 2023 تک 10 ارب درخت لگانے کا منصوبہ ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے گرین منصوبے کی حمایت کرتے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. آئیے سندھ کا حال دیکھتے ہیں. سانگڑ شہر کی نصف آبادی کو صاف پانی فراہم کرنے والے فلٹر پلانٹس اور RO پلانٹس مرمت نہ ہونے کی وجہ سے ناکارہ ہو چکے ہیں. اس بارے میں مزید جانتے ہیں عبدالرحمان خاص خیلی سے. جی عبدالرحمان. میونسپل اور پبلک ہیلتھ کی نااہلی کے باعث شہر سانگڑ کی نصف آبادی کے لیے لگائے گئے فلٹر پلانٹس اور RO پلانٹ مکمل طور پر مرمت نہ ہونے کی وجہ سے ناکارہ ہو گئے. شہر کے مختلف علاقوں کوٹ روڈ، بیج پگارا چوک، عیدگاہ روڈ، پیر صاحب کا تھلہ، کالی ٹنکی اور سوسائٹی میں لگے فلٹر پلانٹ مرمت نہ ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر اب غیر فعال ہو چکے ہیں. فلٹر پلانٹ اور RO پلانٹ پر لگی پانی کی ٹونٹیاں بھی چوری ہو چکی ہیں، جبکہ وہاں پر لگے سولر پلانٹ اور جو ٹانکیاں ہیں وہ بھی ٹوٹ چکی ہیں. اس سلسلے میں جب میری شہریوں سے بات ہوئی تو شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ لاکھوں روپے کی لاگت سے محکمہ پبلک ہیلتھ اور میونسپل نے ان پر خرچہ کیا اور یہ اب مکمل طور پر غیر فعال ہو گئے ہیں. کیونکہ اب گرمیاں آنے والی ہیں تو مختلفہ اداروں کو چاہیے کہ ان کو فعال کیا جائے تاکہ سانگڑ کے شہری ان فلٹر پلانٹ اور RO پلانٹ سے افادہ حاصل کر سکیں. یاد رہے کہ سانگڑ کی نصف آبادی آج بھی اس جدید دور میں جو کہ صاف پینے کے پانی کی نعمت سے معروم ہے، وہیں پر سانگڑ میں لگے فلٹر پلانٹ اور RO پلانٹ مکمل طور پر ناکارہ نظر آ رہے ہیں. ٹنڈو العیار شہر کے قدیمی قبرستان میں شب بارات کی مقدس رات سے پہلے بھی صفائی نہیں کروائی گئی. عوام میونسپل انتظامیہ کو کوس رہے ہیں. شہر کا قدیمی قبرستان میونسپل کمیٹی ٹنڈو العیار کی توجہ کا منتظر ہے. قبرستان میں صفائی کا کوئی انتظام نہیں، آوارہ کتے گھومتے نظر آتے ہیں. صبح جب دعا مانگنے کے لیے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے نا جو قبر جو ہے وہ جہاں جو کتے یہاں اس قبرستان کے اندر موجود ہے وہ کتے جو ہے نا ان کو بے ادبی کے ساتھ جو ان کو کھود کے کھڈے بنا کے اس میں بیٹھنے کی جگہ بناتے ہیں. قدیمی قبرستان سے مٹی چوری کی جاتی ہے اور درخت کاٹ دیے گئے ہیں. لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انتظامیہ سال میں ایک بار تو کام کر لیا کرے. نواب شاہ کے قریب باندھی میں گزشتہ روز سانپ کے ڈسنے سے ایک بچے کی حالت غیر ہو گئی تھی. ویکسین نہ ملنے کے باعث یہ بچہ جاں بحق ہو گیا ہے. ورثا نے شدید احتجاج کیا. باندی کے قریب 10 سالہ بچے ثناء اللہ جمالی کو سانپ نے ڈس لیا. باندی کے قریب 10 سالہ بچے ثناء اللہ جمالی کو سانپ نے ڈس لیا تھا، جسے فوری طور پر رورل ہیلتھ سینٹر پہنچایا گیا، جہاں انہیں بتایا گیا کہ سانپ ڈسنے کی ویکسین موجود نہیں ہے. بچے کو نواب شاہ لے کر جائیں. اس موقع پر بچے کے والدین ویکسین کے لیے مارے مارے پھرتے رہے، مگر راستے میں ہی بچہ اپنے والد کے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر زندگی کی بازی ہار گیا. بچے کی المناک موت پر اہل علاقہ نے مہران ہائی وے پر بچے کی لاش رکھ کر محکمہ صحت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور ٹائر نظر آتش کیے. عوام کا کہنا تھا کہ عوام کو نہ روٹی نصیب ہے نہ علاج. حکمران عوام کی لاشوں پر کب تک حکومت کریں گے؟
अहम खबर शामिल करें। कराची के साइट एरिया में वाक़ई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी साइट चंद अफराद ने पहुंचकर तोड़फोड़ की है। भारी मशीनरियों के हमरा आने वालों का मिल्कियत का दावा किया और कॉलेज की बैरूनी दीवार तोड़ दी। अपडेट करें आपको कराची का साइट एरिया, जहां पर वाक़ई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी साइट चंद अफराद ने पहुंचकर तोड़फोड़ शुरू कर दी है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे कामरान शेख से। कामरान शेख, बताइएगा क्या कहना है इन अफराद का? जहाज को जमीन की गिरफ्त से बिल्कुल आजाद सादिया, करवा लिया ये गया। इन अफराद ने मलकियत का दावा किया है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि साइट एरिया में कायम है और एक कदीम कॉलेज है। टेक्निकी तालीम के हवाले से बहुत मशहूर है। यहाँ पर चंद लोग आए, उन्होंने बैरूनी दीवार तोड़ी और दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हुए और यूँ महसूस हुआ कि वो कॉलेज पर जो है वो काबिज होना चाहते हो। उनसे जब पूछा गया जो वहाँ की इंतजामिया थी, तो उनका ये कहना था कि हमारे पास यहाँ के कागजात मौजूद है और हमने कुछ अर्से पहले इस जगह को खरीदा है। जबकि गवर्नमेंट की वो जगह है और उस पर जो है ये तमाम सूरत हाल पेश आई। कामरान, आप बता रहे हैं गवर्नमेंट की जगह है, जो यहाँ पर कॉलेज की इंतजामिया है और तोड़फोड़ करने वाले अफराद हैं, ये खुद ही निमट रहे हैं, यहाँ पर पुलिस नहीं पहुंची? बिल्कुल साथिया, उनके साथ कुछ लोग भी थे और मशीनरीज भी थी जिनके जरिए उन्होंने तोड़ा, लेकिन यूं ही यहाँ पर रेंजर्स की भारी नफरी पहुंची है तो वो लोग वहाँ से फरार हो गए। चंद अफराद थे जो कि और उनके पास कुछ कागजात भी थे जो दिखा रहे थे और मिल्कियत का दावा भी कर रहे थे। लेकिन अभी ये वाज़ेह होना जरूरी है क्योंकि कुछ इदारे गवर्नमेंट के ऐसे थे जो नेशनलाइज किए गए थे, जिनको कौमियाया गया था। तो ये कौमियाया गया इदारा भी है, तो उसको भी जो है हासिल करने का एक तरीकाकार होता है। इस तरह हमने पहले भी देखा कि कुछ स्कूल भी थे जहाँ पर शाम के वक्त आकर अचानक कुछ लोगों ने जो है वो कब्जा करने की कोशिश की और फिर जो है उसको तोड़ने की। अच्छा कामरान शेख, ये जानना चाहेंगे, आपने बताया यहाँ पर रेंजर्स की नफरी पहुंची थी जिसके बाद लोग यहाँ से फरार हो गए। वो लोग जो यहाँ पर तोड़ फोड़ करने आए थे, कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई? देखिए, अब तक किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। कॉलेज इंतजामिया भी इस हवाले से जो तहरीरी काम है अपने मुताल्लिका जो अफसरान है उनको लिख रही है और उन लोगों की निशानदेही भी की जाएगी जो यहाँ पर आए थे और उनको फिर उनसे पूछा जाएगा इस किस होगी कि आया उनके पास ये जो कागजात हैं वो असली हैं या जाली हैं, और अगर उनको फरोख्त किया गया है, अगर नेशनलाइज की गई जगह है तो वो किस्मत में जो है। तो कामरान, अब कॉलेज की इंतजामिया क्या बता रही है, उनका लाएअमल क्या होगा, क्या हिकमत अमली होगी, किस तरीके से सिक्योरिटी दी जाएगी इस कॉलेज को, क्योंकि ऑब्वियस यहाँ पर स्टूडेंट्स तो आ रहे होंगे? लग जाते हैं तो इसमें बिल्कुल साजिद, कॉलेज का जो तालीमी सिलसिला है वो जैसे जारी था वैसे ही जारी रहेगा, क्योंकि कराची में तमाम तालीमी इदारे इस वक्त खुले हुए हैं और तालीमी सिलसिला भी जारी है। तो कॉलेज की इंतजामिया का ये मौक़िफ़ है कि जब तक उनके पास बाकायदा सरकारी तौर पर कोई नोटिफिकेशन या किसी किस्म की कोई हिदायत नहीं आ जाती, तालीमी सिलसिला वैसे ही जारी रहेगा। और जहाँ तक बात है अगली कार्रवाई की, तो इस सिलसिले में जो डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस सिंध है और जो मुतल्लिका पुलिस उनको आगाह कर दिया जाएगा। जी कामरान शेख, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलन बताने के लिए। और खबर शामिल करेंगे कंदकोट से, जहां जिला अगवाकारों की आमाजगाह बन गया है। 10 रोज में 12 अफराद अगवा हो चुके हैं। कच्चे में भयो गैंग, जागिरानी गैंग और तेगानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे हुजूर बख्श मंगी से। हुजूर बख्श, जो 12 लोग अगवा हुए, अब उनके बारे में क्या इत्तलात आ रही हैं और उन अगवाकारों के बारे में क्या कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई शुरू की गई है? देखिए जी, ये 10 रोज में एक बार फिर से अगवा की वारदातों में इजाफा हुआ है। मैं आपको बताया चलूं कि इन अगवाकारों में जमाल थाना की हदूद से एक पुलिस एहलकार अताउल्लाह बाजखानी और पेट्रोल पंप का चौकीदार कुनल बालखानी और उसके साथ साथ सुबहान बिजारानी और जियलपुर थाने की हदूद से कोयटा के रिहायशी 3 बंदे थे, यासीन शाह, अजमल शाह, इस्माइल शाह को गाड़ी की फरोख्त करने के बहाने चट्टे बुलाया गया और उनको भी अगवा किया गया। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि चंदपुर के 2 शहरी थे जो बोरिंग का काम करते थे, जिनमें मोहम्मद अली मीरानी और नसरुल्लाह मीरानी शामिल हैं, उनको भी अगवा किया गया। और साथ ही में गब्बट शहर के रिहायशी थे जो लोक फनकार थे, मुजम्मल भट्टी, इखलाक भट्टी, दरबान और सोहेल भट्टी को प्रोग्राम अटेंड करने के लिए बुलाया गया था। उन फनकारों को भी अगवा किया गया है। इस वक्त तक 12 अफराद अगवा हो चुके हैं, जबकि 1 हफ्ते से मुसलसल ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। हुजूर बख्श, ये बताएगा कि ये अफराद इस वक्त कहाँ हैं? देखिए जी, ये अगवा किए गए हैं, ये कच्चे के इलाके में, इन थानों की हदूद में जो कच्चे की एरिया है वो सबसे बड़ी है और दरिया सिंध के किनारे में इनकी आमाजगाहें बनी हुई हैं। डाकू फोन बहुत शुक्रिया हुजूर बख्श मंगी, हमें तफसीलात बता रहे थे। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आज के साथ
वेलकम बैक। राजनपुर में गंदम की सरकारी खरीदारी में चंद रोज बाकी हैं। इंतजामिया की जानिब से गंदम खरीदारी पर व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ एहतजाज किया गया। साल गंदम की खरीदारी में महकमा खुराक की जानिब से कवायद में तब्दीली पर व्यापारी सरापा एहतजाज। व्यापारियों और किसानों ने डीसी ऑफिस के सामने एहतजाज किया। उनका कहना था कि अभी सरकारी फूड सेंटर्स ने खरीदारी का अमल शुरू नहीं किया। इसके बावजूद किसानों से गंदम खरीदने पर व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। जनाब उस्मान बुज़दार साहब, आप अपनी निजामों को कहें, अगर गंदम ले ली है तो डीएफसी डीसी ऐसी हमारे साथ मीटिंग करें, हम इनको गंदम पहुंचाएंगे। अभी जितना गंदम लेता है डीसीओ साहब हम उसको देंगे, वरना हम जो है ना रोड पे बैठेंगे। सारे दोस्त अहबाब रोड पे बैठे। पूरे पंजाब ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਾਜਨਪੁਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੋਤੀਲੀ ਮਾਲ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। किसानों का कहना था कि सरकारी फूड सेंटर्स को जल्द फाल किया जाए। चीचावतनी में एमएस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के खिलाफ रैली निकाली गई। अंजुमन ताजरान के सदर यूसुफ जमाल की मौत के बाद ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है, जिनका कहना है कि एमएस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ने यूसुफ जमाल का बरवक्त इलाज नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। वजीर आला पंजाब इस मामले का नोटिस लें। खानेवाल में लैंड माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। करोड़ों रुपए की मालियत की सरकारी जमीन काबजीन से वागुजार करवा ली गई है। इमरान खान की हिदायत के बाद जिले इंतजामिया खानेवाल ने सरकारी जमीन पर काबिज अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी की ज़ेरे सरपरस्ती रोजाना क्रैक डाउन किए जा रहे हैं। अब तक मियां चुन्नू, कबीर वाला, जहानिया में कार्रवाई करके 3 करोड़ 55 लाख रुपए से जायद मालियत का 145 कनाल सरकारी रकबा वागजार करा लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने सरकारी जमीन पर काबिज अफराद को वार्निंग दी है कि वो खुद जमीन खाली कर दें, वरना मुकदमा भी दर्ज होगा और गिरफ्तारी भी होगी। और आपको कौमी असेंबली ले चलते हैं। रहनुमा नून लीग एहसान इकबाल इजहार ख्याल कर रहे हैं कि वो बगैर पूछे किसी के इजाफा कर सकता है टैरिफ के अंदर, और तकरीबन 2 सालों में 7 रुपए फी यूनिट बिजली महंगा करने का लाइसेंस हमने नेपरा को दे दिया है। मैं सवाल ये करना चाहता हूं जनाब स्पीकर, आप कस्टोडियन हैं, अगर इस ऐवान के अंदर हम इतनी बड़ी ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ये आइन अगर इस ऐवान को अकेला इख्तियार देता है कि इस मुल्क में कोई 1 रुपए का टैक्स नहीं लगा सकता अगर पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों की मंजूरी हासिल ना की जाए, तो मैं सवाल ये करना चाहता हूं कि 700 अरब रुपए के टैक्सेस जो हैं उनको ऐवान सदर से एक ऑर्डिनेंस के जरिए लगा दिया जाए इस मुल्क के ऊपर। इस ऐवान की इससे ज्यादा तजलील नहीं हो सकती, इससे ज्यादा बेहुरमती नहीं हो सकती, इससे ज्यादा आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। मैं जनाब स्पीकर मुतालबा करना चाहता हूं कि जी प्लीज ऐसा ना सर, विड्रॉ किया जाए, और अगर हुकूमत ने किसी किस्म की टैक्सेशन करनी है तो वो टैक्सेशन की प्रपोजल्स इस ऐवान के अंदर मुंतखब अवाम के नुमाइंदों के सामने पेश की जाएं, ताकि इनकी मंजूरी के साथ किसी किस्म का टैक्स के अंदर रद्दोबदल हो। मैं हमारे साहब को मौका देता हूं, लेकिन बबरवाल साहब अपनी लीगली रिस्पॉन्ड करना है कि जो उन्होंने पॉइंट उठाए हैं, ताकि क्या जी प्लीज बोलने पहले जी एसरिवाल साहब वाइंड अप करें प्लीज। एसरिवाल साहब वाइंड अप करें। मैं एक मुख्तसर, मैं पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करते हुए इस हुकूमत से मुतालबा करना चाहता हूं कि जो कैबिनेट ने स्टेट बैंक के अमेंडमेंट का कानून का मुसवदा मंजूर किया है उसे विड्रॉ किया जाए। हम पाकिस्तान के स्टेट बैंक को IMF का झैली दफ्तर नहीं बनने देंगे। हम पाकिस्तान की मालियाती कौमी असेंबली का इजलास जारी है। रहनुमा नून लीग एहसान इकबाल इजहार ख्याल कर रहे थे, जिसका कुछ हिस्सा आपको दिखाया। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आज के 7 बजे वेलकम बैक। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। कौमी असेंबली का इजलास जारी है, जहां पर बाबर रहमान इजहार ख्याल कर रहे हैं। आइन के आर्टिकल 89 का आर्टिकल 89 में खत्म कर ले आइन के आर्टिकल 89 में जनाब स्पीकर, अगर किसी जगह ये लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन है कि कौन सा ऑर्डिनेंस हो सकता है
और कौन का ऑर्डिनेंस नहीं हो सकता, और अगर ये भी लिखा हुआ है कि मनी बिल के बारे में ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता, तो फिर ये नुक्ता ठीक होता। उसका सबब ये है कि जब आईन हम पढ़ते हैं, अदालतें ये कहती हैं, हमको इंटरप्रेट करते हैं, जूरिस्ट कहते हैं कि जो 4 फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उन्होंने ओमिशन रखा, यानी जिस चीज शामिल नहीं की उसको बाय इम्प्लीकेशन शामिल नहीं किया जा सकता। इसलिए जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है उसको फौरन हाउस में लाएंगे, हाउस में से उसकी लेजिस्लेशन होगी, उस पे हम उसको कमेटी में भी भेजेंगे, लेकिन ऑर्डिनेंस बिल्कुल जायज है और आइन के मुताबिक है। जी हाँ जी एहसन साहब। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्वेश्चन और हमने नहीं करना है आज? नहीं जी, मैं सर चलो क्वेश्चन और जारी है। चलो ये टाइम जो है सारा उसमें कंज्यूम हो रहा है। बड़े अदब के साथ प्लीज सर, मैंने एक बड़ा सीधा और सादा सवाल किया था कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 73 में मैडम आप थोड़ा प्लीज, मैं थोड़ा सी ले लूँ बात करूँ ना प्लीज सर। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 73 में बहुत सीधी और सादा अंग्रेजी जबान के अंदर लिखा गया है, notwithstanding anything contained in Article 70, a money bill shall originate in National Assembly. Will नहीं है कि आप उसको ऑर्डिनेंस भी ला सकते हैं या यहां पे भी ला सकते हैं। shall इशू किया गया है कि अगर कोई ऐसा बिल होगा जिसका ताल्लुक मालियाती मामले से होगा, it shall originate in this house. उसमें कोई अगर मगर नहीं है। और ये बात भी मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि इस हुकूमत का वतीरा है कि जो सवाल किया जाए वो जी पिछले ये हुआ, पिछला ये हुआ, पिछला ये हुआ। SRO का जो कल्चर है वो हमारी ही हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह खत्म किया था और हमने उसको पाबंदी लगाई थी कि SRO के जरिए कोई रद्दोबदल नहीं हो सकता। सो अब मेरी गुजारिश इतनी है कि यहां पर वाज़े लिखा है कि मनी बिल शैल ओरिजिनेट हियर। अगर इसकी कोई और शक्ल परमिसिबल होती तो ये अलहदा से तखसीस करने की जरूरत नहीं थी। प्रोसीजर विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स, यहां पर इसको अलहदा मेंशन करके ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज करने का भी दरवाजा बंद कर दिया गया है और कोई और तरीका जो है वो जायज नहीं है। पाकिस्तान के अवाम पर किसी किस्म का टैक्स लगाना हो, उस टैक्स की रिमिशन करनी हो, किसी किस्म की तब्दीली करनी हो, उसकी तजवीज की मंजूरी ये हाउस दे सकता है। और इस हाउस के अलावा ना ऐवान सदर के पास ये इख्तियार है, ना वजीर खजाना के पास इख्तियार है, ना FBR के पास ये इख्तियार है कि किसी किस्म के टैक्सेशन के स्ट्रक्चर से रद्दोबदल करे। अब आप ये देखिए, इतना बड़ा मुकद्दस ऐवान है और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मैं बाबर अवान साहब का एहतराम के साथ ये कहूंगा कि इन्होंने जितनी गुफ्तगू की आपको जनाब स्पीकर और इस ऐवान को कंफ्यूज करने की कोशिश की है। इन्होंने आर्टिकल 70 पढ़ा है, दैट रिलेट्स टू सिंपल लेजिस्लेशन, उसका इससे ताल्लुक नहीं है मनी बिल से। यहां पे मनी बिल के लिए अलहदा जिक्र किया गया है कि मनी बिल जिसमें किसी किस्म का मालियाती मामला होगा उसे कैसे किया जाएगा। और जब यहां पर शैल का लफ्ज लगा दिया गया, इट शैल ओरिजिनेट इन दिस हाउस, तो फिर ऑर्डिनेंस से भी दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती। जनाब स्पीकर, ये आपके इख्तियार का मैं सवाल कर रहा हूं। ये कौमी असम्बली का इजलास जारी है। बाबर अवान और एहसन इकबाल इजहार ख्याल कर रहे थे, जो लाइव आपने मुलाहिजा किया। खबरें और भी शामिल करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद।